नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही हुई बाधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए है तैयार। राज्यसभा से पास होने के साथ ही वहन पत्र विधेयक संसद से हुआ पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र को बताया विजयोत्सव। स्पेस स्टेशन पर तिरंगे से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की उपलब्धियों पर जताया गर्व। सभी सांसदों से कहा, दल हित में मत न मिलें, लेकिन देश हित में मन जरूर मिलना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। 145 लोकसभा सदस्यों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर किए हस्ताक्षर। हिमाचल प्रदेश में नदी नाले उफान पर। कुल्लू, मंडी, सिरमौर में भूस्खलन से कई जगह यातायात अवरुद्ध। उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद। और ढाका में बांग्लादेश का वायुसेना का एक F-7 BGI प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त। 19 लोगों की मौत, कई घायल। कॉलेज की इमारत से टकराया था विमान। तो सबसे पहले बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की, जिसकी शुरुआत आज यानी सोमवार से शुरू हुई। सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर बाद में 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लेकिन 2 बजे के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने एक बार फिर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण कार्यवाही शाम 4 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। शाम 4 बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे को देखते हुए कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच बीजेपी सांसद वैजयंत जय पांडा ने आयकर विधेयक 2025 पर बनी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश की। 5 माह में समिति ने 36 बैठकें आयोजित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कर प्रणाली को सरल व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कुल 285 सिफारिशें दी गई हैं। और मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत 5 नवनियुक्त सदस्यों की शपथ से हुई। शपथ लेने वालों में असम के एजीपी के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, बीजेपी के कड़ाद पुरकायस्थ नामित सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी जैन, सी सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल रहे। सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिवस की बधाई दी गई। इसके साथ ही दिवंगत पूर्व सांसदों, पहलगाम आतंकी हमले और अहमदाबाद एयरपोर्ट हमले में अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में नियम 267 के तहत 18 नोटिस दिए गए, जिन्हें सभापति ने खारिज कर दिया। इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई, जिस दौरान प्रश्नकाल में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंत्रालय से जुड़े सवालों के उत्तर दिए। इस बीच केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा द्वारा पारित बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा में चर्चा के बाद वहन पत्र विधेयक को पारित कर दिया गया। बाद में राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को
तबाह करने के लिए चलाई गई ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा के लिए सदस्यों के बीच सहमति बनी। तेलुगु देशम पार्टी की ओर से बैठक में दी गई आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर चर्चा का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के हालात को लेकर लोकसभा में चर्चा का प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में बताया कि अक्टूबर 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना यानी PMIS के तहत पहले 2 चरणों के दौरान देश की शीर्ष कंपनियों ने युवाओं को 1,53,000 से ज्यादा इंटर्नशिप के प्रस्ताव दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि PM इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में साझेदार कंपनियों ने देश भर के PMIS पोर्टल पर 1,27,000 से ज्यादा इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए। इसके सापेक्ष लगभग 1,81,000 उम्मीदवारों ने 6,21,000 से ज्यादा आवेदन जमा किए। साझेदार कंपनियों ने 60,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को 82,000 से ज्यादा इंटर्नशिप के प्रस्ताव दिए, जिनमें से 28,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप में शामिल होने के प्रस्ताव स्वीकार किए और 8,700 से ज्यादा उम्मीदवार इनकी इंटर्नशिप में शामिल हुए। निर्मला सीतारमण ने आगे बताया कि 9 जनवरी 2025 को शुरू हुई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पायलट परियोजना के दूसरे दौर में लगभग 327 साझेदार कंपनियों ने देश के 735 जिलों में 1,18,000 से अधिक इंटर्नशिप अवसर पोस्ट किए हैं। इस चरण में 2,14,000 से अधिक आवेदकों से 4,55,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। 17 जुलाई 2025 तक साझेदार कंपनियों ने युवाओं को 71,000 से अधिक प्रस्ताव दिए और 22,500 से अधिक प्रस्ताव स्वीकार किए जा चुके हैं। सीतारमण ने कहा कि फिलहाल प्रस्तावों की शुरुआत और इंटर्न द्वारा स्वीकृति या ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 3 अक्टूबर 2024 को एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 1 वर्ष में युवाओं को 1,25,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय इस योजना के प्रचार और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, उद्योग संघों, शैक्षणिक संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। और जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा है। उनके खिलाफ 145 लोकसभा सदस्यों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, भाजपा के सदस्य रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल सहित 145 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर 500 रुपए के नोटों के जले अधजले बंडल मिलने के आरोप हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के संसदीय आचरण की आलोचना की है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस सांसदों की ओर से संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को खास तौर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि संसद भवन में उनका निजी ड्राइंग रूम नहीं है कि वो जब चाहें किसी भी तरह की भाषा का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर चर्चा से खुद ही भागने का भी आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी पर पाकिस्तान परस्त होने का भी आरोप लगाया। और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है, जब चाहे जिसको चाहे जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। ये भारत की संसद है, विधि व्यवस्था के तहत सभी को रहना पड़ेगा। वो भी चर्चा करें, चर्चा से खुद भाग रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा रुचि है पाकिस्तान की परस्त करना, ज्यादा उनकी रुचि है भारत की विपक्ष वाले ताकत को मदद करना।
इसीलिए वो जवाबदेही तरीके से संसद में बोलना नहीं चाहते, बोल ही नहीं सकते हैं। और खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यालय को खाली कराने के आदेश के खिलाफ दाखिल समाजवादी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या आपने कभी सुना है कि नगर निगम क्षेत्र में किसी को महज 150 रुपए महीने किराए पर नगर पालिका भवन मिल जाए, और अब आप चाहते हैं कि हम इस पर यकीन करें। कोर्ट ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग किया। न्यायालय ने पार्टी के वकील को सलाह दी कि वो जिला अदालत में लंबित मामले में सभी दलीलें रखे, क्योंकि शीर्ष अदालत इस याचिका पर फिलहाल विचार नहीं कर सकती। गौरतलब है कि मार्च 2025 में समाजवादी पार्टी को यह भवन 15 साल के लिए मात्र 150 रुपए मासिक किराए पर आवंटित किया गया था। और उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स के प्रदर्शन पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की समिति ने फिल्म में 6 और कट्स का आदेश दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि निर्माता को ये 6 कट तो करने ही होंगे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को समिति के आदेश पर अपने जवाब कल तक दायर करने को कहा है। गुरुवार को कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। भारतीय मजदूर संघ के गौरवपूर्ण 70 वर्ष पूरे होने के मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत मुख्य अतिथि रहेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया होंगे। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को भोपाल में हुई थी। इस उपलक्ष्य में 23 जुलाई 2024 भोपाल से ही 70 वर्ष कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरण्मय पांड्या ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ केवल वेतन भत्ता पदोन्नति के लिए संघर्ष नहीं, बल्कि अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी स्वीकार करता है। इसलिए ये 3 विषयों पर्यावरण, सामाजिक समरसता एवं स्वदेशी पर पहले ही काम कर रहा था। इस अवसर पर 2 नए विषय कुटुंब प्रबोधन और नागरिक कर्तव्य को अपनी कार्यपद्धति में शामिल किया गया और इन 5 विषयों पर अगस्त 2024 से ही 5 महीने तक लगातार जिला स्तर पर अपने सदस्यों एवं समाज के व्याख्यान माला आयोजित कर व्यापक जन जागरण आयोजित किया। दिसंबर महीने में व्यापक श्रमिक संपर्क किया गया। फरवरी मार्च 2025 महीने में जिला स्तर पर महिला एवं युवा सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें महिला युवाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी हुई। उन्होंने ये भी बताया कि देश भर में भारतीय मजदूर संघ संबंधित यूनियंस का व्यापक स्तर पर विस्तार किया है और नई यूनियंस का गठन किया गया। 23 जुलाई के समापन कार्यक्रम में देश भर से 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। ये भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा संगठन है, 1 नंबर का है, और वो भी मेंबरशिप वेरिफिकेशन के प्रोसेस के आधार पर। और वो आज से नहीं, 1989 से 1989 से जब मेंबरशिप वेरिफिकेशन हुआ तब से लेके आज तक लगातार नंबर 1 के पद पर है। लेकिन हम फिर भी इस नंबर 1 के आधार पर भी टिके हैं। आज हमने कुछ पाया है, ये सही है। 1955 के आधार पर 0 से आज हम करीब 7000 ऐसे रजिस्टर्ड यूनियन को एफिलिएशन संबद्धता दे चुके हैं। और इसी प्रकार से जो कार्य हमने बढ़ाया है, तो हमारे 27 प्रांतों में, जो हम स्टेट्स कहते हैं, अपने 3 स्टेट्स है, उसमें से 27 प्रांतों में हमारा कार्य है, कार्य समिति गठित है। और कुछ प्रांतों में जिला स्तर की कार्य समिति, और कुछ प्रांतों में तहसील तक, और कुछ में ग्राम तक ऐसी समितियां भी बन चुकी है। ऐसे कार्यकर्ताओं की बड़ी लंबी फौज बनी है और ये हमें अपने आप में बहुत उपलब्धता है। और चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात में सालाना आधार पर 22% का इजाफा हुआ है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक ये मजबूत वृद्धि यात्री वाहनों के रिकॉर्ड शिपमेंट के साथ साथ दोपहिया वाणिज्यिक वाहनों और तिपहिया वाहनों के मजबूत प्रदर्शन के कारण संभव हुई है। कुल मिलाकर भारत ने पहली तिमाही में सभी श्रेणियों में
14,57,461 वाहनों का निर्यात किया, जो इस पिछले वर्ष की इसी अवधि के 11,92,566 वाहनों के निर्यात से 22% अधिक है। अप्रैल जून तिमाही में यात्री वाहनों का निर्यात 2,04,330 इकाइयों के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में निर्यात की गई 1,80,483 इकाइयों की तुलना में 13% अधिक है। पहली तिमाही में दोपहिया वाहनों का निर्यात 23% बढ़कर 11,36,942 इकाई हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 9,23,148 इकाई था। वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात भी 23% बढ़कर 19,427 इकाई हो गया है। तिपहिया वाहनों के निर्यात में सभी सेगमेंट्स में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो अप्रैल जून तिमाही में 34% बढ़कर 95,796 इकाई हो गया है। सियाम ने इस वृद्धि का श्रेय अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थिर मांग और मध्य पूर्व एवं लैटिन अमेरिका में मजबूत प्रदर्शन को दिया। श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में मांग में सुधार के साथ साथ जापानी बाजार में बढ़ती शिपमेंट से निर्यात को बढ़ावा मिला। सियाम के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए ने निर्यात बढ़ाने में मदद की है। देश की अग्रणी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अप्रैल जून तिमाही में यात्री वाहनों की शीर्ष निर्यातक रही है। कंपनी ने अन्य देशों को 96,181 कारें भेजी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में निर्यात की गई 69,962 कारों की तुलना में 37% अधिक है। और ढाका के उत्तरा स्थित माइलस्टोन कॉलेज परिसर में बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसे में पायलट सहित कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। विमान दोपहर करीब 1:30 पर कॉलेज की इमारत से टकरा गया। बांग्लादेश आर्मी और फायर सर्विस की टीमें तत्काल बचाव अभियान में जुट गई। घायलों को ढाका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में भर्ती कराया गया है। संस्थान ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। घटना के मद्देनजर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन निर्मित इस विमान का इस्तेमाल पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए होता था। अभी तक हादसे की सटीक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब खबरें देखते हैं प्रदेशों की। और झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था तो उस पर सवाल तो उठाए ही जा रहे थे, लेकिन इस बार स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद सवालों के घेरे में हैं। उनके बेटे कृष अंसारी का अस्पताल निरीक्षण से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंत्री की खूब फजीहत हो रही है। भाजपा ने जहां इसे परिवारवादी राजनीति की पराकाष्ठा बताया है, वहीं कांग्रेस और खुद इरफान अंसारी बचाव की मुद्रा में है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक बार फिर विवादों में। इरफान अंसारी के बेटे के कारण हो रही है फजीहत। बेटे का अस्पताल निरीक्षण का वीडियो हुआ वायरल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को देनी पड़ी सफाई। भाजपा ने बताया कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति की प्रकाष्ठा। राजनीतिक गलियारे में घमासान, कांग्रेस बचाव की मुद्रा में। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठते रहे हैं सवाल। झारखंड में अजब गजब हो रहा है।
पहले खाट पर मरीज, फिर टूटे पुल से पार करते स्कूली बच्चे और अब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे के अस्पताल निरीक्षण का वायरल वीडियो झारखंड की हर रोज किरकिरी करा रहा है और ये मुद्दे राजनीति को भी गरमा रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें पहले भी वायरल हो चुकी है, लेकिन ताजा मामला राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से जुड़ा है, जहां उनके बेटे क्रिस अंसारी एक वायरल वीडियो में अपने दोस्तों के साथ अस्पताल का निरीक्षण करते दिख रहे हैं। कोई तकलीफ है तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है तो डिटेल दीजिएगा। चार्जेस जो हैं वो तो इनवैलिड है। मंत्री पुत्र के इस कदम से राजनीति के गलियारे में बवंडर उठ गया है। भाजपा ने इसे परिवारवादी राजनीति की प्रकाष्ठा बताया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता भानु प्रताप शाही ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि राज्य की जनता सब देख और समझ रही है। अजय इरफान जी, अरे आप तो मंत्री थे ही, बेटा को भी मंत्री का पावर दे दिए, बेटा आपका हॉस्पिटल जांच करने लगा। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली जगजाहिर है, लेकिन ताजा वायरल वीडियो सत्ता की राजनीति के गिरते स्तर की ओर भी इशारा कर रहा है। उन्होंने इसे नेतागिरी चमकाने का प्रपंच करार दिया कि वह युवक जो है बार बार अपने पिता का धौंस दिखा करके अस्पतालों में घुसता है और कहीं ना कहीं से अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश करता है। इधर कांग्रेस और स्वयं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बचाव की मुद्रा में है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा सेवा भाव से अस्पताल गया था और उसे बेवजह बदनाम किया जा रहा है। वहाँ मेरा बेटा अगर हॉस्पिटल चला गया तो कोई भी जा सकता है, ये तो इंसानियत का काम है। वहाँ गया तो किसी मैनेजमेंट को डांटा नहीं, उसने फटकारा नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ज्यादातर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार बेटे की वजह से उनकी किरकिरी हो रही है। अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था और सुविधाओं का जायजा लेना माननीयों का कार्यक्षेत्र रहा है, लेकिन ताजा वायरल वीडियो कुछ और ही कहानी बयां करता है। सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों का दायित्व है कि जनता को बेहतर सेवाएं मिले और इसके लिए प्रयास भी हो। इन सबों के बीच झारखंड में मंत्री पुत्र की यह भूमिका फिलहाल सवालों के घेरे में है, जिसने कांग्रेस के परिवारवाद की राजनीति की परिपाटी को फिर से उजागर कर दिया है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो यह है परिवारवाद का विद्रूप चेहरा, जिसमें मंत्री पुत्र अस्पताल का निरीक्षण करते हैं और मंत्री जी कहते हैं कि अगर कर लिया तो क्या हो गया, वो तो सेवा भाव से गया था। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। मानसून सत्र से पहले 3 दिवसीय विधायक प्रशिक्षण कार्यक्रम की दिल्ली विधानसभा में अब शुरुआत हो चुकी है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। डिजिटल विधायी प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा परिसर में विधायकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विधायकों को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा के उपकरणों और कार्य प्रणाली से परिचित कराना है, ताकि वे आगामी मानसून सत्र में प्रभावी रूप से भाग ले सके। इस प्रशिक्षण का संचालन संसदीय कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा किया जा रहा है, जिससे प्रतिभागियों को व्यवहारिक और समग्र प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हो गई है और दिल्ली विधानसभा, जैसा आपने कहा था कि मानसून सत्र में पेपरलेस होगी, उसके अनुसार विधायकों की ट्रेनिंग के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 21, 22 और 23 3 दिन सभी विधायकों की ट्रेनिंग होगी। ऑनरेबल एमएलए को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज वो यहाँ से जो ट्रेनिंग लेकर के जाएं और उसी के अनुसार वो आगे पेपरलेस जो हमारी ई विधान की जो संकल्प था उसको पूरा करने में सहयोग करें।
नए नेवा प्रशिक्षण केंद्र में 18 कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं, जहां विधायकों का पहला बैच सोमवार से शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बन विधायक भी काफी उत्साहित हैं। बहुत फायदेमंद सिर्फ विधायकों के लिए नहीं है, हम लोग इसको पर्यावरण को लेकर के सरकार जिस तरह से हम आई है दिल्ली को पर्यावरण को क्या पूरे भारत के पूरे विश्व के पौधों को बचाने का ये एक नया दिल्ली हमारी विधानसभा ने इस कार्य को शुरू किया। ये दूरदर्शी पहल डिजिटल इंडिया के विजन को अपनाने की विधानसभा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रशिक्षण केंद्र और कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली विधानसभा की उस सक्रिय पहल को उजागर करती है जिसके अंतर्गत विधायी प्रक्रियाओं को आधुनिक, जवाबदेह और जन केंद्रित बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। नेवा का उद्देश्य विधानसभा के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता लाना है, जिससे कागज रहित कार्य प्रणाली को बढ़ावा मिल सके। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस बार मॉनसून सीजन में राजस्थान में बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य में अब तक सामान्य से 120% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिससे 12 जिला 2.5 गुना बारिश के साथ सबसे आगे है। तो आप इस पर देखिए ये विशेष रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूं तो पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश का सिलसिला रविवार को धीमा पड़ गया, जिससे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार से शुरू हुआ निम्न दाब तंत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान पहुंचा था, जो अब कमजोर पड़ गया है। वर्तमान में ये तंत्र दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और आसपास के पाकिस्तान क्षेत्र में सक्रिय है। इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और कोटा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इस मानसून सीजन में अब तक यदि देखें तो पूरे प्रदेश में सामान्य से 120% ज़्यादा बारिश रिपोर्ट हो चुकी है। जिलावार यदि देखें तो लगभग सभी जिलों में सामान्य से ऊपर, यानी कि अधिकांश जिलों में एक्सेस रेनफॉल है। वहीं कुछ जिलों में अबो नॉर्मल रेनफॉल की कैटेगरी में है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पे सामान्य से कम बारिश हुई हो। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यदि देखें तो पूरे प्रदेश में 12 जिले में अब तक 709 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि करीब 2.5 गुना औसत से अधिक है। भारी बारिश के कारण अजमेर में जल भराव की स्थिति देखी गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत कार्य शुरू कर दिए। अजमेर में वरुण सागर और पुष्कर सागर और आन सागर ओवरफ्लो हो गया है। आना सागर के नजदीक की कॉलोनियों में जल भराव की शिकायतें सामने आई हैं। इस पर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमों ने राहत पहुंचाने की कोशिश की है। प्रशासन द्वारा लोगों के लिए जरूरत की सामग्री पहुंचाने के साथ ही जल निकासी की व्यवस्था भी की जा रही है। हमारा पुष्कर सरोवर ओवरफ्लो हुआ, हमारा आना सागर लेक ओवरफ्लो हुई और आना सागर का जो लेवल फुल टैंक लेवल 13 फीट है वो 17 फीट से ऊपर क्रॉस कर गया। जो आना सागर के लेवल से 3-4 फीट नीचे हैं उनमें कुछ समय के लिए जरूर जल भराव की समस्या रही। हर कॉलोनी वाइज हमने प्रभारी अधिकारी लगाए, आरएस अधिकारी हमारे हर टीम के साथ एसडीआरएफ से लोग लगाए गए। उन्होंने जाके हर कॉलोनी में अनाउंस किया कि जो लोग भी शिफ्ट करना चाहते हैं हम उनको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल करा रहे थे। सभी से हम संपर्क में हैं और जो जैसे भी डिमांड लोगों से आती है, व्हाट्सएप ग्रुप हर कॉलोनी वाइज बना हुआ है, उसमें जैसे डिमांड आती है उसके अनुरूप और भी अगर कोई सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। 88 हमने मेडिकल की टीम्स लगाई हैं, जिसमें एएनएम, सीएचओ और डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में जलभराव रहा। अजमेर के निवासियों ने डीडी न्यूज को बताया कि प्रशासन ने जल भराव के बाद तुरंत राहत पहुंचाने की कोशिश की, जो सराहनीय है। अब थोड़ा हालात में सुधारी आई है और प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन पानी कुछ जगह भरा पड़ा है जो निकासी अभी तक ढंग से है नहीं, उसके लिए थोड़ा थोड़ी चल रही है। अजमेर में 4 दिन पहले जो शुक्रवार को बारिश आई थी उसके बाद स्थिति गंभीर हो गई थी, लेकिन प्रशासन और हमारे माननीय विधायक महोदय पूरी टीम के साथ पूरे शहर में जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ वहाँ जाके इन्होंने व्यवस्था को देखा है और संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पूरी तरह से तन मन धन से अपनी व्यवस्था को संभाले और पूरी मुस्तैदी से अजमेर की जनता को निजात दिलाएं। पानी तो एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अपन को इसको मुस्तैदी से करना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश से राहत रहेगी। हालांकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मंगलवार और बुधवार को हल्की से तेज बारिश हो सकती है।
27 और 28 जुलाई से शुरू होने वाला नया मौसमी सिस्टम फिर से बारिश का दौर ला सकता है। बहरहाल राज्य में 2 गुनी से अधिक बारिश ने जहां खेती किसानी के लिए राहत दी है, तो वहीं जल भराव और बाढ़ जैसे हालात ने कई इलाकों में मुश्किलें भी खड़ी की हैं। महेश दाधेच, डीडी न्यूज, जयपुर।